तो हम चर्चा कर रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन एटम बियरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द हैलोजन एटम कॉल्ड द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स, ये भाग जाता है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, ये डिपार्ट कर जाता है और प्रोडक्ट बनता है सी। न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच एक बॉन्ड बनता है और हैलाइड आयन डिपार्ट करता है। चूंकि सिंस दिस रिएक्शन हैज बीन इनिशिएटेड, शुरुआत हुआ न्यूक्लियोफाइल से, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाइट हैज रिप्लेस्ड द हैलोजन आयन। हैलोजन आयन जो है सो हैलाइड आयन, हैलोजन माइनस आयन बन गया, तो हैलाइड आयन जब रिप्लेस हो गया तो इस तरह के रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ये इनिशिएट हुआ, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसका कुछ एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा रिएजेंट। सपोज करो कि हमारा हेलो एल्केन है RX इज द हेलो एल्केन। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया जाए, कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिया जाए? तो कहता है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने रिएजेंट लिया तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा OH माइनस, और जब ये OH माइनस यहाँ आकर अटैक करेगा कार्बन पर और हेलाइड जब ये डिपार्ट करेगा यहाँ से, तो प्रोडक्ट विल बी ROH, यानी अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहल। सिमिलरली हेलाइड आयन के पास अगर हमारा वो NaOR सोडियम अल्कोक्साइड लेंगे तो OR माइनस अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा एंड इफ दिस अटैक्स एट दिस कार्बन एटम आवर प्रोडक्ट विल बी ROR, यानी ईथर। अगर ये डैश है तो ईथर का फॉर्मेशन होगा, सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की जगह, इस जगह अगर हमारा अमोनिया यूज हो, अमोनिया यूज हो अगर यहाँ पर NH3 अमोनिया यूज हो, यहाँ अमोनिया अगर रिएजेंट ले और अमोनिया इस पर अटैक करे तो प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी एमीन RNH2 प्लस HX। यहाँ पर HX नहीं, राइदर हम लोग ये कह सकते हैं कि NH3X होगा। कहने को तो हमारे पास यहाँ पर NH3 इसमें जुटेगा बट H प्लस, हाँ HX ही होगा, HX होगा, HX विल बी द प्रोडक्ट। तो प्राइमरी एमीन बनेगा अगर अमोनिया से अटैक करा दें, सिमिलरली बहुत सारा है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरेस्टिंग है कि अगर हम लोग साइनाइड अगर यूज करते हैं, साइनाइड यूज करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है। क्योंकि साइनाइड जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। साइनाइड किस रूप में तुम यूज कर रहे हो? Cn माइनस को, अगर तुम इसको KCN के रूप में यूज कर रहे हो तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, AgCN के रूप में यूज कर रहे हो तो अलग है, क्योंकि ये यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड है और यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा RCN यानी नाइट्राइल, और जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर चूंकि कोवेलेंटली बॉन्डेड है इस तरह से, तो ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा आकर और कंपाउंड बनेगा RNC आइसोसाइनाइड बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है बुक में दिए हुए, तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैकेनिज्म, सो व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? तो कहता है ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये दो तरह के मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। इट हैज बीन सपोज्ड टू प्रोसीड बाय टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म का नाम है SN1 SN2 मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो दो तरह का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म दो तरह का है। मैकेनिज्म टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। एक का नाम है SN2, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। इसको उलट के भी कर सकते हैं, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहता है जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर हम लोग OH माइनस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लोग करते हैं तो OH ही तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर बनेगा मिथेनॉल और ब्रोमाइड आयन जो है डिपार्ट करेगा, विल डिपार्ट। तो ये जो कंपाउंड, ये जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, कहता है इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। SN2 मैकेनिज्म होता है। तो बोलो सर SN2 क्यों होता है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो मैकेनिज्म कहता है कि ये जो CH3 है,
CH3Br, इस पर न्यूक्लियोफाइल बैक से इंटरेक्ट करना शुरू करता है इस कार्बन में, और बहुत थोड़े समय के लिए एकदम अनस्टेबल एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें दिस न्यूक्लियोफाइल starts forming bond with this carbon atom, and the bond between carbon and halogen starts breaking. इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस स्टेट इज अनस्टेबल, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये बहुत थोड़े समय के लिए ये स्थिति बनती है, इमीडिएटली ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है CH3OH, ये बन जाता है, एंड ब्रोमाइड एंड डिपार्ट्स। तो इसमें होता क्या है कि दिस इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक ही बार में दोनों काम हो जाता है। OH का C में इंटरेक्शन करना, आके बॉन्ड बनाने की शुरुआत करना, ये बॉन्ड कमजोर होना, स्टेप एक ही है, बस धीरे धीरे थोड़ा हो रहा है, और थोड़ी देर के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनना, जो कि कार्बन को 5 एटम से जुड़ना पड़ा, इस तरह से संभावना नहीं बनती है, इसलिए ये बहुत अनस्टेबल है, आइसोलेट नहीं हो सकता है। और जैसे ही हैलाइड डिपार्ट करता है, OH जैसे ही पूरी तरह से बॉन्ड बना लेता है, साथ ही साथ एक स्टेप में एक साथ दोनों होता है, इसका बॉन्ड कंप्लीट होना या वो उसका अलग होना, इसलिए इसको कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। अब इसमें देखोगे क्या कि H जो कार्बन में हमने दिखाया था स्पेस में लेफ्ट साइड में झुका हुआ, वो राइट साइड में झुक गया, कहते हैं इसको इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन। कहा ये तो ठीक उसी तरह की बात हो गई जब तेज हवा में, स्ट्रॉन्ग विंड में, एन अम्ब्रेला इज टर्न्ड इनसाइड आउट, अम्ब्रेला का भीतरी वाला हिस्सा बाहर तरफ हो जाता है, उसी तरह की कहानी हो गई। उसके पीछे कारण है कि ये जो OH न्यूक्लियोफाइल था, उसको कार्बन के पास आने के लिए जगह की कमी पड़ रही थी, तो जो एटम पहले से थे वो स्पेस में थोड़ा सा रिपल्सन की वजह से हट गए, और इसको कहते हैं इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब है क्या इस रिएक्शन में, कहता है सिंस द रिएक्शन रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन एटम, कहता है न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन पर अप्रोच करना जरूरी है जिसमें कि लिविंग ग्रुप है, जैसे कि ब्रोमाइड है। तो वहां पहुंचने के लिए, ब्रोमाइड तो अपने ही बहुत बड़ा एटम था, बहुत बड़ा ग्रुप एटम है, तो वहां पहुंचने के लिए उस कार्बन पर, जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, पहुंचना है, अप्रोच करना है, उसके पास अगर कोई बल्की ग्रुप होगा तो ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट होगा, मतलब रुकावट पैदा होगी। अगर उस कार्बन से या उस कार्बन के अगल बगल में कोई बल्की ग्रुप होगा तो परेशानी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी अल्काइल हैलाइड है उसमें मिथाइल हैलाइड, जैसे ये मिथाइल ब्रोमाइड है, इस रिएक्शन को फास्टेस्ट रेट में देगा, मोस्ट रैपिडली SN2 मैकेनिज्म करेगा। लेकिन अगर यहाँ भी अगर हम ये दे दें CH3 बल्कियर ग्रुप हो गया, CH3 बड़ा ग्रुप हो गया, CH3 बड़ा ग्रुप हो गया, तो फिर इस रिएक्शन को प्रोसीड करना मुश्किल हो जाएगा। कहता है स्लोवेस्ट रेट से ये होगा बहुत कम, और इसीलिए बुक में दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड से थोड़ा स्लो हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल से थोड़ा स्लो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर टर्शियरी का सबसे कम हो जाएगा। ये बुक में डाटा दिया हुआ है, यानी प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा, मिथाइल वाला सबसे ज़्यादा, मिथाइल को भी प्राइमरी में लग देते हैं, बट मिथाइल फिर भी सबसे ज़्यादा, इथाइल प्राइमरी है बेसिकली, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये ऑर्डर है रिएक्शन का, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म के साथ ये है, जितना कार्बन बियरिंग द हैलोजन एटम, वो कार्बन के नियर में या एट दी कार्बन, जितना बल्कियर ग्रुप रहेगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन उतना ही स्लो होगा या उतना ही मुश्किल होगा। एक दूसरा मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। और अब समझ ही गए होंगे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो सबसे पहले इसके बारे में बोला गया है कि इस तरह का रिएक्शन प्रीफरेबली प्रोसीड करता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, सब जानते हो, प्रोटिक मैंने उसमें प्रोटॉन रिलीज हो सकता है, अल्कोहल है,
तो इस तरह से एसिटिक एसिड है, इस तरह के सॉल्वेंट हो तो ये रिएक्शन प्रीफरेबली होता है। जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल हो, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaOH के साथ करें तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कहता है ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। इससे जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट तो हम एक स्टेप में दिखा दें, बट इसका मैकेनिज्म क्या है उस पर चर्चा करेंगे। इस तरह से प्रोडक्ट बन गया ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड हट गया। कहा ये दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अच्छा हाँ, उससे पहले वाले जो था एक ही स्टेप में हुआ था, चूंकि दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता था, इसलिए उसको कहते थे दैट फॉलोज द काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, दैट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ कहेंगे दैट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बोलो क्यों? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो CBr बॉन्ड है, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है, धीरे धीरे बहुत स्लो स्टेप में, रिवर्सिबल प्रोसेस में टूटता है ये वाला बॉन्ड, और बनता है एक टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और ब्रोमाइड। ये स्लो स्टेप है, बहुत धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटता है, रिवर्सिबल स्टेप है। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है, कार्बोकेटाइन, इस पर न्यूक्लियोफाइल बहुत फास्ट अटैक करता है स्टेप 2 में, और इमीडिएटली टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो ये फास्ट है, ये स्लो है। और हम लोग जानते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो दिस स्टेप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट, इसीलिए एक रिएक्टेंट पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है? Stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction. Stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction. तो कहता है कि SN2 रिएक्शन, अगर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की बात करें तो कहता है कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्सन एंड SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ रेसेमाइजेशन। अब 2 नया टर्म आ गया, इन्वर्सन और रेसेमाइजेशन। तो कहता है इसको समझने के लिए कि व्हाट इज इन्वर्सन एंड रेसेमाइजेशन, we have to understand some basic concepts and terms related to stereochemistry, जिसमें हम लोग को समझना पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, कायरिलिटी क्या है, रिटेंशन क्या है, इन्वर्सन क्या है और रेसेमाइजेशन क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझना पड़ेगा। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट and optical activity. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहता है when ordinary light is passed through Nicol prism, the light that emerges out of Nicol prism vibrate in only one plane, सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करता है, वर्टिकली करता है। तो सारे ऑर्डिनरी लाइट तो ऑल डायरेक्शंस में वाइब्रेट करता है, बट निकोल प्रिज्म से जब पास होता है तो वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता हुआ आगे बढ़ता है, उसका नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब क्या है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं
जो इस प्लेन पोलराइज जिसका सॉल्यूशन फॉर्म, उसका सॉल्यूशन अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट में लिया जाए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के रख दिया जाए, एंड व्हेन दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू दैट सॉल्यूशन, एंड इफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट्स, जिस डायरेक्शन में उसको पास किया गया, हम जान रहे हैं कि इधर लेफ्ट से राइट की ओर भेजे हैं, और सीधा नहीं जाकर पोलरीमीटर से जब पास होता है तो हम देखते हैं राइट साइड क्लॉकवाइज, यानी राइट साइड में अगर मुड़ गया हो, अगर मुड़ गया हो तो कहते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और राइट साइड मुड़ा है इसलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और जितना डिग्री से, अगर 30 डिग्री से मुड़ गया है तो उसके पहले प्लस साइन लगाएंगे, यानी प्लस 30 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन के नाम से जाना जाएगा। और यदि उस कंपाउंड ने बाएं तरफ रोटेट कर दिया प्लेन पोलराइज लाइट को, तो भी कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ये लेवो रोटेटरी है, उसका स्मॉल एल डिजिग्नेशन होता है, या 30 डिग्री से हो गया तो -30 डिग्री देंगे। और इन दोनों को, डी वाले को और एल वाले को, अगर एक ही कंपाउंड है और एक ही कंपाउंड का एक ऐसा रूप है कि एक दाहिने मुड़ता है और एक बाएं मुड़ता है, तो दोनों को एक दूसरे का आइसोमर कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। और इस तरह की घटना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब है क्या मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, किसको कहते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, एसिमेट्री एंड कायरलिटी शायद होगा, कायरलिटी एंड इनांशियोमर्स, कायरलिटी एंड इनांशियोमर्स, कायरलिटी एंड इनांशियोमर्स, एंड इनांशियोमर्स, एंड इनांशियोमर्स। तो कहता है कि लुईस पास्चर के ऑब्जर्वेशन, लुईस पास्चर ने 1848 ईस्वी में ऑब्जर्व किया कि सर्टेन कंपाउंड के जो क्रिस्टल है वो मिरर इमेज के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब उसका दो रूप पाया गया है, एक रूप इस तरह का कि ओरिजिनल फॉर्म जैसा है वैसा, और एक उसका मिरर में जैसा इमेज बनता है उस तरह का उसका स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशियल अरेंजमेंट। तो उसको कहा जाता है कि मिरर इमेज के रूप में एक ही कंपाउंड के दो रूप हैं, एक का रूप अगर डी फॉर्म का लगेगा, एक का एल फॉर्म का लगेगा। बोथ आर द मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर, दोनों मिरर इमेज। उसने देखा क्या कि दोनों क्रिस्टल का सॉल्यूशन अलग अलग बनाया जाए तो दोनों सॉल्यूशन का रोटेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर एक सॉल्यूशन ने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेट किया तो दूसरा वाला उसको लेफ्ट रोटेट करता है और इक्वल एंगल, एक ने 30 रोटेट किया राइट साइड तो दूसरा 30 लेफ्ट साइड। ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और इस तरह की घटना, इस तरह का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो डिफरेंस है का इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट में अंतर है, स्पेशियल अरेंजमेंट में अंतर। एक एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए एक कंपाउंड मेरा इस तरह से है, ब्यूटेन 2 ऑल है, और इसका एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऐसा है और दूसरे का स्ट्रक्चर ऐसा है। तुम गौर करोगे इसमें क्या अंतर है, खुद तुमको समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट अंतर है कि उसमें सेंटर वाले जो कार्बन है, ये कार्बन, इसका ये जो कार्बन है, इस कार्बन में जो 4 ग्रुप जुटे हुए दोनों कंपाउंड में सेम है,
बस खाली स्पेस में कोई बाईं ओर है, कोई जस्ट लगता है दाईं ओर, ऐसा लगता है कि एक का मिरर इमेज है दूसरा वाला। फोटो रख दे, मिरर रख दे तो इसी तरह का इमेज बनेगा। तो कहा इसी में अंतर की वजह से उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी में अंतर है। अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेट करेगा तो दूसरा वाला लेफ्ट रोटेट करेगा, और इसी को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, एनांशियोमर्स भी बोलते हैं, आगे देखेंगे एनांशियोमर्स किसको बोलते हैं। इस चीज को बाद में 1874 ईस्वी में भान टॉप और लीबेल ने एक्सप्लेन किया, आर्गुमेंट दिया कि कार्बन के जो चारों तरफ स्पेशियल अरेंजमेंट होते हैं वो होता है टेट्राहेड्रल, और इफ ऑल द 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट अटैच टू दैट कार्बन इज डिफरेंट। तुम देखो इस कार्बन में एक ग्रुप है मिथाइल, एक ग्रुप अटैच है इथाइल, एक तरफ है हाइड्रोजन, एक तरफ है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो कहता है इस तरह का कार्बन का नाम होगा एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक कार्बन में सिंबल लगाया जाता है स्टेरिक मार्क, मतलब तारा का चिन्ह का। उसमें देखो उसमें भी सेम चीज है, वो भी कार्बन एसिमेट्रिक है। तो कहता है इस तरह के कंपाउंड एसिमेट्रिक होते हैं, और इस तरह के मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। कार्बन का नाम है एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर, कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। और इसी तरह का मॉलिक्यूल अगर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इनसाइड। कहता है सिमेट्री या एसिमेट्री डेली लाइफ में भी बहुत मिलता है, वो डेली लाइफ में भी बहुत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर Y लिख दिया जाए कैपिटल Y, कहीं से सिमेट्री नहीं होगी, उसमें कहीं से सिमेट्री नहीं होगी। कैपिटल F लिख दिया जाए सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन कैपिटल H लिखोगे सिमेट्री होगी, O लिखोगे सिमेट्री होगी, डिवाइड हो सकती। सिमेट्री का माने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने लायक होना चाहिए। कैप O लिख दे सिमेट्रिकल हो जाएगा, उसमें सिमेट्री होगा। कैपिटल H लिखें सिमेट्री होगा, कैपिटल E भी लिखें तो सिमेट्री हो जाएगा, लेकिन F लिखेंगे तो सिमेट्री नहीं होगा, Y लिखेंगे तो सिमेट्री नहीं होगा, इवन कैपिटल P भी लिखेंगे तो सिमेट्री नहीं होगा। तो इस तरह से सिमेट्री और एसिमेट्री डेली लाइफ में भी होता है। लेकिन H एक ऐसा अंग्रेजी का लेटर है कैपिटल या O जिसका मिरर इमेज बनाया जाए, माने मिरर पे फोटो बनेगा तो उस O को दूसरे O पर रखेंगे तो सुपर इम्पोज कर देगा, माने ढक देगा। लेकिन कुछ मिरर इमेज ऐसे होते हैं जो एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो ढकेगा नहीं। जैसे बाएं हाथ का मिरर इमेज का फोटो दाहिने हाथ के तरह है, बट इसको उठा के रखेंगे तो कवर नहीं करेगा, नहीं कवर करेगा। उलट के नहीं रखना है क्योंकि हाथ के ऊपर हाथ रखना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखना है। बाएं जूता दाएं जूता पैर का देखने में तो सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज बन जाएगा, बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो एक ही पैर से दोनों जूता हट जाता, जबकि दायां पैर वाला दायां पैर को बाएं जूता में रखते हैं तो सेट नहीं करता है क्योंकि सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो इस तरह के यदि जहां क्वालिटी होती है इस तरह का जो मॉलिक्यूल जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, जैसे हमने कहा एक वन पाम अदर पाम, इसको हम लोग कायरल, अगर ये मॉलिक्यूल होता केमिस्ट्री में जिसको कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जो O या H वाला होता कहते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है, या मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इसी तरह की केमिस्ट्री यहाँ होती है। जैसे ये ब्यूटेन 2ऑल, इसका नाम अगर तुम देखोगे तो इसका नाम है ब्यूटेन 2ऑल। इसका मिरर इमेज को उठा के रखोगे किसी भी सूरत पर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, और इसीलिए इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज। और ये चूंकि केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे ही सब्सटेंस को इनांशियोमर्स कहा जाता है। इनांशियोमर्स का डिफिनेशन होता है रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज आर कॉल्ड इनांशियोमर्स। और इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सेम होगा। केवल डिफरेंस किस में होगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी में। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो एक लेवो रोटेटरी होता है। अब क्या है, दोनों का मिक्सचर बना दें इक्वल प्रोपोर्शन में, बराबर बराबर दोनों का मिला दें। तो अगर ये डी फॉर्म है, अगर ये एल फॉर्म है, दोनों को बराबर बराबर मिला दिए तो रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। उस प्रोसेस का नाम या रेशमिक मॉडिफिकेशन भी बोल जाते हैं। और रेशमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन देखोगे तो जीरो होगा। बोलो क्यों?
अगर इसने 30 डिग्री राइट रोटेट करने की कोशिश की थी तो इसने 30 डिग्री लेफ्ट रोटेट करने की कोशिश की थी, दोनों ने एक दूसरे के रोटेशन वाले पावर को कैंसिल कर दिया था, कैंसिल्ड द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर। ठीक है, इस तरह। अच्छा, इसका मिक्सचर बना दिया जाए तो उसको कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। किसी एक फॉर्म को, डी को, ऐसा केमिस्ट्री में प्रोसेस है कि इसको कुछ केमिकल रिएक्शन के जरिए रेसमिक मिक्सचर बनाया जा सकता है। मतलब 50% इसको रह जाएगा बचा हुआ, 50% अदर फॉर्म में हो जाएगा, तो इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्सचर बन गया। उसका नाम, उस प्रोसेस का नाम होता है रेसेमाइजेशन। तो इतना ही आज देखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्सन क्या होता है, और फिर रेसेमाइजेशन तो हो ही गया, रिटेंशन और इन्वर्सन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।